मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो एक टॉपिक है हम लोग के पास। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बीएड का काफ़ी सारा टॉपिक बनाया है। VCC 1, VCC 2, VCC 3, VCC 4, VCC 5 और इसमें कि VCC 2 का सबसे ज़्यादा टॉपिक मैंने बनाया है और VCC 1 का भी बनाया है। और VCC 1 का ऑब्जेक्टिव और VCC 2 का ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको PDF मिल जाएगा। अब मैं VCC 3 लर्निंग एंड टीचिंग जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसका 80 मार्क्स जो कि एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स है ना आपका होता है इंटरनल। ये तो कॉलेज के अंडर में है। तो इस 80 मार्क्स के लिए मैं आज ऑब्जेक्टिव है ना बनाने जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारा है। मैं उसका क्या करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डर करके है ना यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो इंट्रो क्लास था, इसमें आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और बाकी का 60 मार्क्स आपको लॉन्ग और शॉर्ट टाइप है ना, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप आएगा। तो इसमें 20 मार्क्स का मैं ऑब्जेक्टिव आज अपलोड कर दूंगा, उसे देखें और प्रैक्टिस करें। ओके, तो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी लर्निंग एंड टीचिंग का VCC 3। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी देन है? ऑब्वियसली कोहलर की देन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कोहलर के बारे में कि आखिर है क्या। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत एक्चुअल में अधिगम का यह सिद्धांत जो है सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के महत्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत वर्दीमियर, कोहलर और लेविन के अधिगम सिद्धांत आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोहलर के अलावा और भी हैं वर्दीमर, लेविन, जिनके सिद्धांत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोहलर के बारे में समझेंगे कि सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, कोहलर का इसमें काफ़ी नाम है। आखिर इसने किया क्या था जिस इसका नाम इतना हो गया। तो अंतर्दृष्टि अर्थात, पहले अंतर्दृष्टि को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डियर ट्रेनिज। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी क्या है वो, इसको याद करेंगे, रखेंगे हम लोग गेस्टाल्ट। ओके, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। इन मनोवैज्ञानिकों में वर्दीमियर, कोहलर, कोफ्फा और लेविन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये जो गेस्टाल्ट लोग थे, एक जर्मन शब्द है। कहाँ का शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक आकृति का पूर्ण रूप से प्रयोग में लाना। एक आकृति को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाना, समझ में लाना, आकृति से संबंधित। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया। आपका जैसा देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा कोहलर। इसके अलावा और लोगों ने किया, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्दीमियर, कोफ्फा, सबका नाम आता है। लेकिन कोहलर फेमस यहाँ पे है, इसलिए है कि इन्होंने क्या किया, सुन लें। कोहलर ने एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए। कोहलर ने क्या किया, एक कमरे में सुल्तान नामक है ना एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए जो उस भूखे चिंपैंजी की पहुंच के बाहर थे। कोहलर ने कमरे में 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चिंपैंजी केलों को प्राप्त करने में असफल रहा। तभी उसकी नज़र बक्सों पर गई। कहाँ गई? बक्सों पर गई तथा उसने बक्सों को एक के ऊपर
एक रखते हुए केलों को प्राप्त किया। एक और उपयोग में कोहलर साहब ने क्या किया कि कमरे में बक्से की जगह 3-4 छड़ियाँ रखी। चिंपैंजी इस बार भी छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को प्राप्त करने में सफल रहा। अतः बार बार प्रयोगों को दोहराने के क्रम में उसने पाया कि प्रत्येक बार चिंपैंजी अपनी कोशिशों में सफल रहा। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चिंपैंजियों ने परिस्थितियों को अपने समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण किया। परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल उनके मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया। तो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था किस तरीके से वो केलों को पाता है, छड़ी के द्वारा भी और बक्से को एक दूसरे पर रखकर भी वो पाता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए, ध्यान देंगे हम लोग, जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होती है। इसीलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को हम क्या बोल सकते हैं? सूझबूझ का सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं डियर ट्रेनीज? सूझबूझ का सिद्धांत। तो आई थिंक सो हम लोग ये समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? बोध मूल्यांकन। बोध मूल्यांकन का मतलब ये होता है सोच समझकर किसी चीज़ को आंकना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का तत्व नहीं है? सहनशीलता। सहनशीलता को बौद्धिक विकास के तत्व में नहीं रखा गया है। सृजनात्मक को रखा गया है। क्रिएटिविटी, चिंतन को, जो सोच समझकर कोई काम करता है। कल्पना, जो सोचता है किसी चीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलर ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस प्रकार किया था? हाँ, तो फिर से आ गया, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस प्रकार से किया था? तो एक वनमानुष था, है ना, जिसका नाम क्या था बताइए? चिंपैंजी। क्या नाम था? चिंपैंजी। और गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है ना। ये लोग जो मनोवैज्ञानिक हैं सूझबूझ के द्वारा, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। और गेस्टाल्ट जो वर्ड है, शब्द है, वो क्या है? जर्मनी का शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता ही है कि किसी आकृति को पूर्ण रूप से समा लेना। और कोहलर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कमरे में सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी को बंद कर दिया तथा उसने कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए तथा उसे भूखे चिंपैंजी के बाहर, है ना, थे। कोहलर ने अपने 3-4 खाली बक्से भी डाल दिए। बार बार प्रयास करने के बाद चिंपैंजी केले को प्राप्त करने में सफल रहा। तभी उसकी नज़र बक्सों पर गई तथा उसने बक्सों को एक के ऊपर रख दिया और केले को पा लिया। और छड़ी वाला भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बालक के संवेग को इंगित करता है? इमोशन को, सहनशीलता। योर आंसर इज सहनशीलता। नंबर 6, निम्न में से कौन बालक के शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है? मात्रात्मक। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है डियर ट्रेनीज, मात्रात्मक। नंबर 7, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का कारक नहीं है? अभ्यास। अभ्यास को हम अभिप्रेरणा के कारक में नहीं रखते हैं, बाकी पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है? शिक्षण विधि नहीं है, बाकी शिक्षक, शास्त्र और विषय वस्तु आगे जाके देखेंगे हम लोग। इसको डायग्राम से मैं आगे के ऑब्जेक्टिव में समझा दिया हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन शिक्षण का त्रिमुखी, है ना, प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है? शिक्षक को रखा गया है, टीचर, स्टूडेंट को भी रखा गया है, विषय वस्तु कंटेंट्स
सबको रखा गया, लेकिन शिक्षण विधि को रखा नहीं गया है। तो योर ऑप्शन है शिक्षण विधि। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? नंबर 9, सूचना देना, क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता, ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, यही है। नंबर 10, गेस्टाल्टवादियों ने विशेष बल दिया है किस चीज़ पर? प्रत्यक्षीकरण। याद रखेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें सीटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कोई टेट में भी पूछ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी और फर्दर टेट के लिए भी। तो प्रत्यक्षीकरण। नंबर 11, अधिगम के स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, सभी। याद करना, बुद्धि से काम लेना, चिंतन, किसी चीज़ पर चिंतन करना, सभी। ऑल ऑप्शंस आर राइट। नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितनी भाषाओं का अध्ययन है? 3 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 3। जनरली 3 भाषाओं का अध्ययन होता है। एक आपका क्षेत्रीय भाषा होता है, एक हिंदी होता है, एक फॉरेन लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज में कोई भी जिसका प्रचलन होगा तो ज़्यादातर प्रचलन इंग्लिश का होता है, इसको रखा गया है। हिंदी एक मातृभाषा होगा आपका, तो मातृभाषा हिंदी को बोला गया है। एक आपका क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज होगा और एक आपका फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज में जिसका प्रचलन है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। नेक्स्ट, नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन, सर्वांगीण विकास में। योर राइट ऑप्शन है सर्वांगीण विकास में। सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका? वुडवर्थ का। याद रखेंगे हम लोग, वुडवर्थ। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, यह कथन वुडवर्थ का है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड। किसका है? गुड का है। नंबर 16, बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक कौन है? हेनरी सी मॉरिसन। कौन है? हेनरी सी मॉरिसन। नंबर 17, शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, एक स्मृति, एक बोध, एक चिंतन। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है डियर ट्रेनीज? 14 है ना। एक्चुअली टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद रखेंगे हम लोग कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रकृतियों की संख्या कितनी है? 14। इतना जरूर याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट 19, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। प्रेरणा के स्रोत नहीं है, प्रेरक को माना गया है। प्रेरणा के स्रोत नहीं है, प्रेरक भी है, आपका आवश्यकता भी है, चालक भी। लक्ष्य नहीं है, जो ऑप्शन है लक्ष्य। याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि आईक्यू के सूत्र को किसने प्रतिपादित किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड विनेट, ब्रूनर स्टर्न। राइट ऑप्शन होगा आपका स्टर्न। क्या होगा? स्टर्न। लेकिन क्या है कि बुद्धि लब्धि मापन का जो जनक था वो टर्मन था। एक्चुअली में सबसे पहले स्टर्न ने दिया था, लेकिन इसका जो फॉर्मूला था वो क्लियर सही से नहीं हुआ, लेकिन बाद में आया टर्मन। कौन आया? टर्मन। इसने उसको सही किया। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, मानसिक आयु इंटू 100, है ना। मानसिक आयु मेंटल एज इंटू 100 अपॉन रियल एज, RA रियल एज होता है। मतलब किसी बच्चे में कितनी बुद्धि है उसी को बोला जाता है बुद्धि लब्धि, उसका इंटेलिजेंस पावर कितना है। तो याद रखेंगे स्टर्न ने स्टार्टिंग में दिया, लेकिन इसका और भी बुद्धि लब्धि का जो मापन किया सही से फॉर्मूला को प्रतिपादित किया टर्मन ने। 22, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्षेत्रीय भाषा। याद रखेंगे हम लोग, रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को।
23 शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। किसने कहा? प्लूटो ने, है ना। कौन कहा? प्लेटो। क्या नाम है? प्लूटो। 24 पियाजे का अधिगम उपागम है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव। पियाजे का अधिगम क्या है? संज्ञानात्मक। 25 वाइगोस्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कार्य की भूमिका पर, सिंपल सी बात है, सोशियो कल्चर, जो वाइगोस्की साहब हैं वो सोशियो कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सामाजिक चीज़ पर, कि कोई बच्चा कैसे सीखता है। एक्चुअली दोनों के सिद्धांत में, जो आपके जीन पियाजे साहब से और एक जो वाइगोस्की साहब से, सोवियत रूस से थे, जिनका पूरा नाम था लेव वाइगोस्की, इन्होंने सामाजिक सिद्धांत पे ज़्यादा बल दिया है। इनका कहना ही है, वाइगोस्की साहब का, कि समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उनका विकास उसी प्रकार से होगा। किंतु जीन पियाजे साहब का कहना है कि बच्चे का विकास सूझ से होता है, संज्ञानात्मक विकास से होता है। वह किसी चीज़ को सीखता है, सूचनाएं एकत्रित करता है, उसके लिए तरीके अपनाता है, इसमें अवधान में अटेंशन देता है किसी चीज़ पर, भाषा का, चिंतन का, स्मरण का, शक्ति का, ये सब शामिल है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ये चीज़ है, और वाइगोस्की का सामाजिक विकास है ना, सोशियो कल्चर, सामाजिक और सांस्कृतिक। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता, है ना। कोई भी चीज़ को जो पढ़ने में दिक्कत होता है उसको बोलते हैं एलेक्सिया, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एलेक्सिया। 27 तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। कौन दिया? थॉर्नडाइक। इसमें तात्पर्य का नियम, है ना, एक सब है। E.L. थॉर्नडाइक, जो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने तत्परता के नियम को दिया था। 28 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? चलिए बताइए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जस्ट मैंने अभी बताया। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखिए क्या होता है, ना, ध्यान से सुनेगा। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है? ठीक है, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए जीन पियाजे साहब ने अपने खुद के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं या होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1 सेकेंड, हम लोग कहाँ पे थे देख लेता हूँ मैं। 28 में थे। तो संज्ञानात्मक विकास को आप लोग समझ गए होंगे। और संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? कि बच्चे के सीखने और सूचनाएं प्राप्त करने, है ना, के तरीके से, बच्चे के सीखने और सूचनाएं प्राप्त करने के तरीके से। 29 एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति। ध्यान देंगे, एनसीएफ के बारे में 2005 का जो प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है डियर टेनिस? आपके सभ्यता और प्रगति से। एनसीएफ 2005, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर टेनिस। एक्चुअल में एनसीएफ इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ एनसीएफ के बारे में। तो थोड़ा सा मैं एनसीएफ के बारे में चर्चा कर देता हूँ। 29 है ना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 का ये जो प्रतिपादन है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि सृजनात्मक, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं।
कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, इस पर काफ़ी सारा ध्यान दिया गया है। इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के कई निर्देशक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जैसे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और भी है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो। पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। यही हम लोग का क्या है, NCF और भी डिटेल में है कि रटने पर फोकस नहीं देता है, रटन विद्या से दूर रखता है और ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कहे गए हैं, जैसे कि एक संवेदनशील और समझदार अध्यापक यह जानता है कि बच्चों को भली भांति चुने गए कार्यों व प्रश्नों में व्यक्त कर पाता है ताकि वे अपने विकास की क्षमता को अनुभव प्राप्त कर सके। एनीवे हम लोग लॉन्ग में देखेंगे, NCF के बारे में चर्चा विस्तारपूर्वक करेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का। 30 नंबर देखेंगे। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का। 31, ब्लैंक्स के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। थॉर्नडाइक, इसमें क्या होगा डियर टेनिस? थॉर्नडाइक याद रखेंगे। थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, इसको यहाँ से ध्यान रखें हम लोग। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तथा अधिगम से संबंध सिद्धांत, ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक। इतना सारा दिया है, त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। संज्ञान का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से खुद दुनिया को समझना। कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है। 32, संज्ञान का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से खुद या स्वयं दुनिया को समझना। 33, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया का कथन है वुडवर्थ का। 34, अधिगम को प्रभावित करने वाली अवस्थाएं बताएं। यही तो है, देखिए मैंने कुछ देर पहले आपको डायग्राम बना के बताया था इसके लिए। त्रिमुखी, एक में टीचर, एक में स्टूडेंट, एक में कंटेंट जो पढ़ाने को है। इसी से आपको क्या हो सकता है, कोई चीज़ को आप सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 35, किसने कहा है अधिगम तब निष्क्रिय होता है जब वह किसी बाह्य स्रोत या बलपूर्वक कराया जाता है और इससे छात्र कम सीखता है? ब्राउन और रॉस। किसने कहा है? 1995 ईस्वी में बोला गया था, ब्राउन और रॉस के द्वारा। सही बात है, जैसे मैं सीख रहा हूँ और मुझे कोई ज़बरदस्ती सिखा रहा है, कोई ऑर्डर जो सोर्स है उससे मुझे सिखाया जा रहा है, तो इसमें क्या मैं कम सीखूंगा? ये किसने कहा? ब्राउन और रॉस ने कहा। लेकिन कोई मुझे अपने मन से सीखूंगा, अंदर से एक आएगी, ये भी प्रेरणा आएगी, इस पर खुद सेल्फ इंस्पायरेशन आएगी, तो जब मैं सीखूंगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके। 36, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? 135 से ऊपर होती है, ध्यान दीजिएगा। और IQ का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। IQ मतलब किसी की बुद्धि लब्धि है ना। मेंटल आयु मतलब उसका जो माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब है, तो मेंटल एज इंटू 100 और अपॉन जो रियल एज उसका है, जो सही में एज है, तो इसी से IQ निकलता है। 37, वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान के पूर्ण ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने सीमा में कर लेता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? एजिमिलेशन। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। ZPD क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, देखिए ZPD क्या है, इसमें जो लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे मैं एक बच्चा हूँ, ऐसे समझेंगे
एक 1 मिनट समझाता हूँ आपको। एक कोई स्टूडेंट है, कोई भी है ना, ए है, क्या है वो, ए है, और इस सबको पता है कि ये जब मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। तो ये जो मेहनत करता है इसका एक्चुअल लेवल एल होता है। क्या होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है इसको बोलते हैं एक्चुअल लेवल। मतलब ये खुद का ये है, खुद ये जो सीखा, ये जो स्टूडेंट था एग्ज़ाम पास किया बिना किसी टीचर के, बिना किसी ट्यूशन के, ओके, सेल्फ स्टडी किया, तो इसका एक्चुअल लेवल है। लेकिन यदि ए को थोड़ा कुछ और सिखाया जाए, बीच में टीचर आ गया, क्या आ गया, टीचर आ गया, टीचर ने कहा चलो तुमको और हम ट्यूशन देते हैं जिसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब एल नहीं रह जाएगा, ये इसका हो जाएगा पोटेंशियल लेवल। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल लेवल। तो जैसे ही पोटेंशियल लेवल होगा और एक एल हो गया एक्चुअल लेवल, तो ये दोनों के बीच में जो क्षमता है बच्चे में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये हो गया आपका ZPD, ये बच्चे का एक्चुअल है, AL एक्चुअल लेवल। और ये जो बाहरी जो सर्किल है ये हो गया पोटेंशियल लेवल, मतलब ये किसी के द्वारा सीखा है, और जो सिखाने वाला है उसको बोल सकते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग। क्या बोल सकते हैं, समर्थन करना बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये जो बीच में जो दोनों का ये क्षेत्र माना गया है, यही आपका क्या है, ZPD। देखिए वही मैंने लिखा है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं खुद से अलग, तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से। अब देखिए, जो खुद से करेगा उसका एक्चुअल हो गया, और अब किसी की मदद से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किसी की मदद से कर रहा है। तो जो मदद से कर रहा है और जो उसका अपना था, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम बोलते हैं ZPD। अंतर को, इस देखिए लिखा हुआ है, इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। और जो सिखाएगा ना उसे स्कैफोल्डिंग बोला जाएगा। 39 काफ़ी ईजी है, समझने का है, समझ सकते हैं। 39 कहीं पे दिक्कत हो आप कमेंट करें, इसका आपको पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको लेकिन आप सुनो, बार बार इसे सुनो तो ज़्यादा याद होगा, प्रैक्टिस में रहोगे। और ये ऑब्जेक्टिव इसमें से 10 आना है, एकदम फिक्स एकदम आना ही है। हर ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर का होता है, ऑप्शन रहेगा आपको। थोड़ा मैंने ऑब्जेक्टिव को लॉन्ग में किया है समझाने के तात्पर्य से। 39 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव पर किसने जोर दिया। मैंने जस्ट अभी कहा है कि समाज में रहकर जब बच्चा कोई सीखता है परिवेश में, तो वाइगोस्की ने दिया है सोशियो कल्चर। 40 केव क्या है, विभिन्न अनुशासनों के विकास के मूल विचारों को विकसित करने में केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, इसको इंग्लिश फुल फॉर्म जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, इस कमेटी का गठन 1921 में हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था, 1921 में हुआ था। 1 सेकेंड किया गया, जो शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 वर्ष के बाद 1935 ईस्वी में इस कमेटी का पुनर्गठन किया गया। 2004 तक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड शिक्षा बोर्ड को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में साध्य है। मतलब केव का जो होता है एक कंट्रोल में रखता है कि जो भी NCF का रूल आया है उसको देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, समीक्षा करने वाला भी होना चाहिए। उसी के लिए केव को निर्धारित किया है, जिसका गठन 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। तो केव याद रखेंगे हम लोग।
और 1914 वर्ष के बाद 1935 में इसका फिर से किया गया। विजिलेंट टाइप का है, जो कि हमारा जो भी नई शिक्षा नीति NCF आता है उसकी वो देख रेख करता है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स तो आते हैं लेकिन उसको हम लोग के ज़मीनी स्तर पर यूज होने में काफ़ी समय लग जाता है। वो इसी के थ्रू होता है कि उसको कंट्रोल में रखता है। 41 दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपका। 41 41 पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। किसका कथन है? फ्रॉवेल। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। किसका कथन है डियर ट्रेनीज? फ्रॉवेल का। याद रखेंगे हम लोग, फ्रॉवेल का। 42 किस समिति ने लिखा है मातृभाषा को इस संपूर्ण शिक्षा का आधार होना चाहिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले वर्धा कमीशन था, इसी को बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, जो 1937 में हुआ था। महात्मा गांधी इन्होंने इसका अध्यक्ष के रूप में प्रतिपादित किया था वर्धा शिक्षा आयोग का। फिर बाद में इसी को बुनियादी शिक्षा और डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने के अंतर्गत में आने लगा। समिति हो गया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, और आयोग हो गया आपका वर्धा आयोग, और बुनियादी शिक्षा भी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 3। याद रखेंगे, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 3 प्रकार के। 44 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, गौण नियम किसने दिया है? तो हो चुका है थॉर्नडाइक। याद रखेंगे, तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, जो कि अमेरिकन है। 45 में है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से? आश्चर्य। 45 दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तत्परता का नियम है ना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन में लिखा हुआ अध्यापन, विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ओके। 47 हम लोग आ चुके हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। जितने भी प्रोग्राम हैं जिससे कि उसका लाइफ आगे बढ़े, प्रोस्पेरस हो, हर कुछ मिले, उसी कार्यक्रम के द्वारा उसे पढ़ाया जाएगा। 48 विद्यालय वातावरण के भौतिक आयाम है। पर्याप्त स्थान भी है, खेल मैदान भी है, पुस्तकालय भी है। चारों ऑप्शन सही है। 49 निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? 49 दिख रहा होगा। 49 श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। 50 सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था, पूर्वावस्था। प्रोजेक्ट विधि मतलब प्रोजेक्ट के द्वारा सिखाया जाता है सब कुछ, ये सभी अवस्था के लिए उपयोगी है, ध्यान रखेंगे। 51 स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। शिक्षक को माना है। 52 किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्ता, प्रशिक्षित। 53 शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रदान किसने दिया? फ्रॉवेल। किंडरगार्टन का भी फ्रॉवेल दिया है। और आपका फ्रॉवेल साहब एक में और थे। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। किसका कथन है? फ्रॉवेल का कथन है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन कौन किया? किंडरगार्टन मतलब बच्चे लोग को खिलवाया जाता है, इसमें सिखाया जाता है, वो फ्रॉवेल साहब ने दिया है। मूल्य के निम्न में कौन सा अंग है? मूल्य के निम्न में से कौन सा अंग है? सब है, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, व्यवहारात्मक। मूल्य आप समझिए कि मूल्य आखिर क्या होता है। मूल्य से संबंधित जो ज्ञान पाता है, जिसके अंदर भाव होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, इसे ये सब मूल्य के सब अंग हैं। मूल्य के स्रोत VBI क्वेश्चन है, शॉर्ट में जरूर पूछता है। 55 शिक्षार्थियों का नियमन प्लान्स की ओर संकेत करता है। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन
किसकी ओर संकेत करता है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। 56 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या है बताइए? अभियोग्यता का विकास किसका है? अभियोग्यता का विकास। 57 सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी। 58 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सीखना है ना, भाषा का प्रयोग सिखाना। 58 का भाषा ये हो जाएगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। 59 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। क्या हो जाएगा? परिपक्वता एवं आयु। 60 बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्या से भी, प्रश्न पूछकर भी और कई प्रकार सही प्रकार से। 61 लास्ट राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। सुविधादाता। और मैंने NCF के बारे में आपको पहले ही ये बताया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फुल फॉर्म होता है, जो 2005 इम्पॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम में, जो लॉन्ग में आएगा। मैं इसको कर दूंगा लॉन्ग में, आप देख लेना। टेलीग्राम पे मैं आपको PDF डाल दूंगा और इसका स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं एक ऑडियो बना दूंगा। तो आई थिंक सो हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया। बस इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लें तो ये BCC 3 का ऑब्जेक्टिव सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, तब तक के लिए साहिल सेंटानी को इजाज़त दें। आप क्या अपना चैनल SST से जब भी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से ऑडियो वीडियो बनाऊंगा। आपका प्यार सर आँखों पर। आदाब, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और ऑडियो। बाय।